मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक आप अपना वीज़ा वगैरह का काम कर चुके होंगे और अब आप सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो अब जब आप सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, आपने होटल की बुकिंग कर ली है, फ़्लाइट कर लिया है, आपका वीज़ा बन चुका है, अब आप बैक पैकिंग कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अभी भी करना बाकी है, जो कि शायद आप भी उसके लिए ट्राई कर रहे होंगे, और वो है फॉरेक्स का इंतज़ाम। अब आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको फॉरेक्स कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ से नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको कहाँ से नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप कभी भी फॉरेक्स किसी भी कंट्री के, अपने कंट्री या बाहर फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट से नहीं लेंगे और न ही एटीएम से निकालेंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, यू विल एंड अप पेइंग ह्यूज अमाउंट एज अ टैक्स एंड चार्जेस, एंड जो आपको रेट्स मिलेगा वो भी बहुत ही ख़राब रेट मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक दूसरे वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में T3 में पूछा, तो जिस रेट पे मैंने लिया था और जो लिया था या फिर जो मार्केट रेट उस समय था और जो एयरपोर्ट पे ऑफ़र किया जा रहा था, उसमें ₹5 पर डॉलर का डिफरेंस था। इट मीन्स अगर आप $1000 लेते हैं तो आप ₹5000 का अपना नुकसान कर लेंगे। दूसरी बात जो है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे फॉरेक्स निकाल लेंगे या फिर वहाँ ट्रांजैक्शन कर लेंगे, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव साबित होएगा। क्योंकि बहुत सारे चार्जेस जो हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज, कन्वर्जन चार्ज, बहुत सारे इनके टेक्निकल टर्म्स हैं। उन टेक्निकल जार्गन्स में आप फंस के रह जाएंगे। आपको कई जगह समझ में नहीं आएगा। कुछ एटीएम्स के अपने चार्जेस होते हैं, इंट्रा बैंक चार्जेस होते हैं। वो सारे चार्जेस देते देते आप यू विल एंड अप पेइंग अराउंड $400 to $500 मोर इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर लॉन्ग। अगर आप शॉर्ट ट्रिप भी कर रहे हैं तो $40-50 का आपका नुकसान हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं तो फॉरेक्स जो है आप अपने घर से, अपनी कंट्री से ही लेके जाएं, और आप उसे 2 फॉर्म में लेके जाएं। आप कैश और कार्ड फॉर्म में लेके जाएं। क्यों कैश फॉर्म में लेके जाएं? क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ़ एंड सिर्फ कैश लिए जाते हैं, और कुछ प्लेसेस में सिर्फ़ एंड सिर्फ कार्ड लेते हैं, वो कैश लेते ही नहीं हैं। तो इसलिए आपको दोनों क्वांटिटी में लेना चाहिए, और दोनों तकरीबन आपको बराबर क्वांटिटी में लेना चाहिए, जो भी आपने अपना बजट बनाया हुआ है उसके हिसाब से। अब आप एक और काम करें, जब भी आप जाते हैं तो जैसे आप फॉरेक्स लेते हैं तो कुछ बैंक्स जो हैं आपको एक इमरजेंसी कार्ड भी देते हैं, लेकिन उस इमरजेंसी कार्ड को एक्टिवेट कराने के भी चार्जेस हैं और उसका एक्टिवेशन भी बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ एक कार्ड पे डिपेंड होके जाइए, अपना सारा पैसा लोड करा के जाइए। कम से कम अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो कम से कम आप अपने और अपने वाइफ के नाम पे 2 कार्ड तो लेके ही जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 कार्ड लिया था, एक इंडस IND बैंक का, और एक ICICI बैंक का, और एक मैंने बुक माई फॉरेक्स से किया था तो उन्होंने यस बैंक का कार्ड दिया था। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये 3 कार्ड क्यों लिया था। 3 कार्ड लेने के पीछे ये रीज़न था कि मुझे एक वैरायटी ऑफ रेट्स मिले, और दूसरी चीज़, तीनों का एक अलग पर्पस था। मैं इन तीनों फॉरेक्स कार्ड को सिंगापुर में एज अ ट्रैवल कार्ड के तौर पे भी यूज़ करना चाहता था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि आप टैप करके वहाँ पे बस में एंड MRT में ट्रैवल कर सकते हैं। और जो वहाँ के जो ट्रैवल कार्ड्स हैं, जो वहाँ पे टूरिस्ट कार्ड्स वगैरह हैं, वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि आप जितना ट्रैवल नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आप पैसा दे देंगे। तो और जो भी एक इजी लिंक कार्ड है, उसमें अगर आप ट्रैवल के अकॉर्डिंग पे करना चाहते हैं तो उसमें भी $5 डिपॉजिट जो होते। तो अगर 3 हम लोग जा रहे हैं, 3 कार्ड हमने लिया होता तो हमें $15 जो है सिर्फ डिपॉजिट के हमारे लॉस चले जाते। एंड ट्रस्ट मी, हम 7 डेज़ के ट्रिप में जितना खर्च किए अपने ट्रैवल में, वो तकरीबन $30 या $32 थे।
30 या 32 डॉलर टोटल आए थे हम तीनों के। 7 दिन में हमने 2 दिन जो है नहीं पूरा ट्रैवल किया था, लेकिन आधा आधा किया था, और बाकी दिन जो है हम पूरा ट्रैवल किए थे। जैसे जिस दिन हम लोग सेंटोज़ा में या फिर वहाँ पे गए थे यूनिवर्सल स्टूडियो में, तो हम सिर्फ आए और गए, बीच में हमने कहीं नहीं किया, तो हमारा उतना कार्ड यूज़ नहीं हुआ था। तो वैसे में भी अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका ट्रैवल कार्ड पूरा यूटिलाइज़ नहीं होता और आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रैवल कार्ड करें। आप जितने लोग जा रहे हैं हर के नाम पे, अगर एडल्ट्स हैं तो एक एक कार्ड ले लीजिए और उसमें कुछ कुछ पैसा डाल लीजिए। इससे एक और फ़ायदा होगा कि आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर एक कार्ड खो गया तो आप उसको ब्लॉक करा के दूसरे कार्ड से काम चला सकते हैं, और कोई इमरजेंसी भी यूज़ आता है। अब मैं आपको बताता हूँ हमें कितना काम आया ये 3 ट्रैवल कार्ड लेना। सबसे पहले मैं बात करूँगा जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा लोड करवाया था, वो इंडस IND बैंक। मैंने इसमें सबसे ज़्यादा पैसा क्यों लोड कराया था, क्योंकि इनका बाइंग रेट जो था, जो परचेज रेट था, वो सबसे कॉम्पिटिटिव था, तो सबसे ज़्यादा मैंने इसमें लोड कराया था। और इनका जो कार्ड का इशूइंग था उसका प्रोसेस भी बहुत ही इजी था। आपको सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना था, पैन कार्ड लेना था बैंक में, और वहाँ पे आपको ये कार्ड दे देते और कुछ दिन बाद आपका पैसा लोड हो जाता। लेकिन जितनी सुविधा और जितना बढ़िया रेट मुझे इसमें मिला, उतना ही ज़्यादा मुझे इस बैंक के साथ प्रॉब्लम आया, जो कि इसी वीडियो में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब मैंने दूसरा कार्ड जो बुक माई फॉरेक्स अपने कार्ड से किया था, वो मैंने अपने वाइफ के नाम पे लिया था। और बुक माई फॉरेक्स का टाइप 2 बैंकों से, एक ICICI यस बैंक, तो उन्होंने हमारे वाइफ को यस बैंक का कार्ड दिया था। मैंने कुछ पैसे इसमें डाला था। इनके भी रेट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, ऑलमोस्ट इंडस IND से थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन आपको मैं बताऊंगा क्यों आपको बुक माई फॉरेक्स के कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बचे रहें। तीसरा कार्ड मैंने लिया था वो इमरजेंसी कार्ड के तौर पे रखा था, और ये सोचा था कि जब ट्रैवल करेंगे तो मेरे डॉक्टर के टैपिंग के MRT वगैरह में टैपिंग के काम में आएगा। तो थोड़ा सा अराउंड $100 मैंने इसमें डाल रखा था, और इसको इसलिए ले लिया था, ये मेरे बैंक अकाउंट से लिंक था, कार्ड के मुझे को कोई चार्जेस नहीं लगे। इनका रेट्स बहुत ही हाई था, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिया था क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए था, ये मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड कार्ड था। तो जब कभी अगर कोई इमरजेंसी होती तो मैं इसको यूज़ कर सकता। तो आप भी जब भी जो भी आपका मेन बैंक है जिससे आप बैंकिंग करते हैं, उससे एक कार्ड ज़रूर लें, ये मेरा आपसे सजेशन है। आप उनसे ज़्यादा करेंसी मत रख ले शुरुआत में, क्योंकि उनके रेट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा लोड कराएं, $100 वगैरह इस तरह की चीज़ें, या €100, जो भी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, और जो मिनिमम होता है वो पैसा रख ले, क्योंकि ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है। और आपको मैं बताऊंगा कैसे ये हमारे काम में आया। सबसे पहले मैं कहानी बताऊंगा इंडस IND। जैसे मैंने बताया, इनका जो था रेट बहुत कॉम्पिटिटिव था, इनका इशूइंग प्रोसेस बहुत इजी था, लेकिन यहीं तक अच्छा था। इसके बाद मेरे लिए एक नाइटमेयर शुरू हुआ, और वो नाइटमेयर कुछ इस तरह का था कि अगर वो मैं बनाऊंगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी इंडस IND बैंक से किसी तरह का कोई बिज़नेस नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो लोडिंग में भी प्रॉब्लम आई। इन्होंने बोला था 24 आवर्स में लोडिंग होगी, लेकिन 72 आवर्स के बाद भी नहीं हुआ। फाइनली जिस दिन में हम लोग एयरपोर्ट में थे, उस दिन इन्होंने लोड किया अमाउंट। मुझे तो लग रहा था कि इस अमाउंट के बगैर ही हमें जाना पड़ेगा और अपने इमरजेंसी कार्ड में पैसा लोड करा के आना पड़ेगा, और ये फिर बाद में हम इनसे रिफ़ंड मांगेंगे। मुझे लग रहा था कि ज़रूर कुछ लोचा हो गया, लेकिन फाइनली इन्होंने $800 लोड कर दिया। जब लोड हो गया उसके बाद का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। मैंने इनसे एक मेजर ट्रांजैक्शन किया हुआ था, करीब $341 का। इन्होंने एक ट्रांजैक्शन, मैंने एक ही ट्रांजैक्शन किया था, इन्होंने इसको 2 बार दिखाया। एक को इन्होंने पास कर दिया जिसके पैसे चले गए, और दूसरा का पैसा ब्लॉक कर दिया एज अ होल्ड अमाउंट। अब आप कहेंगे इसमें मेरी गलती थी, बिल्कुल नहीं थी। मैंने सारे डिटेल्स बहुत सावधानी से इंटरनेट पे किया था, और सिर्फ एक बार ट्रांजैक्ट किया था, कोई फेल भी नहीं हुआ था, कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन लोचा नहीं हुआ था। फिर भी इनके इंटरनल सर्वर के प्रॉब्लम से, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा।
जब तक मेरा बैलेंस चलता रहा, बाकी जो इन्होंने दो मेजर 350 कर दिए, करीब $680 कट कर दिया था, तो जब तक मेरे पैसे बचे रहे, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आसानी से होते रहे। एक बार जब मैंने $42 का ट्रांजैक्शन किया, वो भी चला गया। लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले, हमारे वापस लौटने से पहले, ये कार्ड मेरा डिसफंक्शनल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने मेरा एक मोटा सा अमाउंट होल्ड में डाल दिया था और छोटे छोटे 2-3 ट्रांजैक्शन को भी होल्ड में डाला था। कुल मिलाकर मेरे 354 सिंगापुर डॉलर जो थे वो होल्ड में चले गए थे, और ये अपने अकाउंट में मेरा बैलेंस नेगेटिव दिखा रहे हैं। कैन यू बिलीव? कभी आपका अकाउंट फॉरेक्स कार्ड का नेगेटिव हो सकता था, इन्होंने कर दिया था। और ये इनका टेक्निकल लोचा था। मैंने इनके फॉरेक्स टीम को कंसल्ट किया, वहाँ से तो कॉल नहीं कर सकते थे। जब यहाँ पे बैंक से किया, बैंक वाले छुट्टी पे थे, उन्होंने बोला ठीक है मंडे को मैं देखूँगा। मंडे आया, मंडे को कोई जवाब नहीं आया। ट्यूसडे आया, कोई जवाब नहीं आया। वेडनेसडे आया, कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने इनको कॉल किया इंडिया में आके, तो उन्होंने मेरे को कस्टमर केयर का नंबर दे दिया। कस्टमर केयर भी कुछ हेल्प नहीं किया। कम से कम 10 दिन लड़ने के बाद इनसे मेरे पैसे वापस, जो होल्ड अमाउंट है, वो रिलीज़ हुए। यहीं पे मेरी नाइटमेयर नहीं ख़त्म होती। मेरी नाइटमेयर जो है, उस समय भी मुझे लगा जब मैंने इनसे पैसे वापस मांगे, जब मैंने इनको अनलोड करने के लिए कहा, तो इनका अनलोड का प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम है। जैसे ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप बेच नहीं सकते ऑनलाइन। उसके लिए ऑफलाइन आपको बैंक के थ्रू ही जाना पड़ता है, और उसी बैंक में जाना पड़ता है जिसके थ्रू आपका ये इशू होता है। उसका प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। फाइनली बैंक में जाके जो भी प्रोसेस था मैंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि आपको 24 घंटे बाद एक मेल आएगा, एक रेट दिया जाएगा, वो आपको कंफर्म करेंगे, वो आप कंफर्म करेंगे तभी आपका प्रोसेस होगा। 24 घंटा छोड़िए, क्योंकि सैटरडे को मैं गया था तो संडे आ गया, तो मंडे वर्किंग डे था। मंडे को मेरे पास मेल आया, फ़ोन भी आया कि भाई आप कंफर्म कीजिए, आपको ये रेट मिल रहा है। मैंने उसको कंफर्म कर दिया। उस मेल में कहीं भी नहीं कहा, लिखा गया था कि इसमें इतने कमीशंस लगेंगे, ये लगेंगे। उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया कि आपको कब तक पैसे, कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, कुछ भी नहीं था। जब बैंक ऑफिशियल्स को, स्टाफ को फ़ोन किया, तो उन्होंने एक भेजा अपना इंटरनल मेमो, जिसमें उन्होंने 2-3 तरह का अमाउंट दिया था, लेकिन जो कस्टमर का पे अमाउंट था वो उसी रेट पे हो रहा था, -45 GST। तो मैंने कहा ठीक है भाई। 2-3 बार उनको बोला, उन्होंने बोला 48 आवर्स में सर आ जाएगा, आप धैर्य रखिए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं 48 आवर्स नहीं, आपको 72 आवर्स देता हूँ। फाइनली 72 आवर्स ख़त्म होने के बाद पैसे आ गए, लेकिन जो पैसे आए उसमें इन्होंने करीब 300-350 रुपये कमीशन काट लिए, जो कि टोटली नोवेयर, टोटली अननेसेसरी था, अनड्यू था, क्योंकि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था इतने कमीशंस ये काटेंगे। जब मैंने कांटेक्ट किया बैंक ऑफिशियल थे, तो इन्होंने बोला कि आप जब लिए थे कार्ड तो आपको मैनुअल दिया था, उसमें आप जाके पढ़ लीजिए, चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। इतना इनका ओपेक सिस्टम है। मैंने अभी भी रेज किया हुआ है डिस्प्यूट, उसका कुछ नहीं हुआ है। मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इनको रिज़र्व बैंक तक लेके जाऊंगा कि कस्टमर को इस तरह से फूल क्यों करते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस आप कस्टमर को क्लियर कट क्यों नहीं बताते हैं कि आपका इतना अमाउंट हो रहा है, आपके इतने कमीशंस कटेंगे, इतना GST कटेगा। इनका बहुत ही ओपेक सिस्टम है, कस्टमर कहीं बीच में नहीं आता। ये बैंक आपस में ही, बैंक इनका बैक ऑफिस टीम और मेन बैंक ब्रांच है, यही आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, उसमें भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आता। एज ए कस्टमर आपको इनके अनलोडिंग के हिसाब से इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि यू विल गो मैड। मैं आपको यहीं पे वीडियो थोड़ा सा रोक रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ी देर में आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा। तो मैं बात कर रहा था IndusInd बैंक की। अब IndusInd बैंक का आपको स्टोरी बता दिया। नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस कार्ड एंड दिस कार्ड हैज़ हेल्प मी। ए, जब ट्रैवल कर रहे थे उस समय हेल्प किए। बी, जब IndusInd बैंक के कार्ड बंद हो गया था, नॉन फंक्शनल हो गया था, इन्हीं दोनों ने हमारी लाइफ को बचाया था, प्लस द कैश वी वर कैरिंग। तो इसीलिए सजेशन है कि कभी आप एक सिंगल कार्ड पे डिपेंड होके ना चले। आपके साथ
हो सकता है वही प्रॉब्लम आए, आपका कार्ड नहीं फंक्शन करे और देन यू विल बिकम हेल्पलेस इन अ फॉरेन कंट्री. So never ever go with one forex card. Carry cash also. Apart from cash, keep the second card as well, because you never know how much money and when you will be needing it in a foreign land. और वो कार्ड अगर आपके बैंक से लिंक हो, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च हो, लेकिन फिर भी आप लेके जाएं. मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया कार्ड, अगर मुझे सबसे बढ़िया सर्विस दिया तो बुक माई फॉरेक्स ने दिया. इनका इनिशियल थिंग जो था वो थोड़ा सा कम्बरसम था. इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लोड करवाए जो कि थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी, कि पासपोर्ट भी लोड कराया, पैन कार्ड भी लोड कराया, वीज़ा भी लोड कराया, प्लस में एक दो और भी चीज़ें पूछी, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया था और अपने बैंक से अमाउंट दिया था और वाइफ के नाम पे लिया था, तो वो भी सारी चीज़ें मेरे से, मेरा पैन कार्ड भी उन्होंने लिया. तो ये सारी चीज़ें, वाइफ के पैन कार्ड के अलावा मेरा पैन कार्ड भी लिया, वाइफ के आईडी प्रूफ के थ्रू मेरा आईडी प्रूफ भी लिया, क्योंकि आईडी प्रूफ में एड्रेस होता है. और कैश जो था वो मेरे को हैंड में, मेरी वाइफ घर पे नहीं थी तो उन्होंने मेरे हैंड पे दिया. लेकिन अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल हिकअप्स, बुक माई फॉरेक्स का ये सबसे बढ़िया है. एक तो आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट देंगे. आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, इनका जो रेट होता है, जो ऑनलाइन रेट होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है. थोड़ा सा 19-20 होता है, और उतना तो होगा ही होगा क्योंकि इनके भी चार्जेस होते हैं. ब्यूटी ये है कि आपको होम डिलीवरी देते हैं. ब्यूटी ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देते हैं तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट देते हैं. आपको 100 रुपीज़ रिफ़ंड भी किया था मेरे को. इसके अलावा कैशबैक, रिफ़ंड नहीं, कैशबैक भी किया था इन्होंने. इसके अलावा ये आपको रेट भी, कई बार अगर ज़्यादा अमाउंट लेते हैं तो आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव रेट भी दे सकते हैं, जो कि बैंक्स में पॉसिबल नहीं है, वो नहीं देते, वो बहुत ही रिजिड होते हैं. तो बुक माई फॉरेक्स इज़ द बेस्ट. इनका अनलोडिंग इज़ अमेजिंग. आप सारा चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम 45 रुपीज़ GST, इनके कोई चार्जेस नहीं है. यस, अगर आप कैश रिटर्न कर रहे हैं तो आपका टैक्स कलेक्शन चार्ज में 250 रुपये आपसे लेंगे. तो कैश आप वहाँ पे खर्च कर दीजिए. अगर बचा कर लाते हैं तो आप खुद लोकल ब्रोकर के पास जाके रेट निगोशिएट करके आप कैश दे दीजिए. लेकिन जो कार्ड का अनलोडिंग था, इट वाज अमेजिंग. सारा चीज़ घर बैठे हुआ. टाइम पे इन्होंने मेरे को मेंशन किया कि आपके इतने चार्ज कटेंगे और आपका इतना फ़ी होगा. कोई चार्जेस नहीं थे, जो GST लगा था वो था, और इतने दिन में आपके पास आएगा. इसके अलावा आप इनको कभी भी डायरेक्टली आप फ़ोन करके इनके कस्टमर केयर पे इनसे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है. आप दे आर वेरी वेरी एक्सेसिबल एंड ऑल. तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा. एंड इंडस IND बैंक को मैं 0 आउट ऑफ 10 दूंगा. अगर बहुत ज़्यादा दूंगा इनको तो 1 नंबर दूंगा, चूँकि इन्होंने मुझे कॉम्पिटिटिव रेट दिया था. तो नेवर एवर गो विद दिस इंडस IND बैंक. कमिंग बैक टू माई ICICI बैंक, ये कार्ड फ्री था लेकिन इनके रेट्स बहुत एक्सपेंसिव थे. तो आप इसको अपने जो मेन बैंक होता है उसको इमरजेंसी कार्ड के तौर पे यूज़ कीजिए. आई विल नॉट सजेस्ट यू टू लोड द मैक्सिमम फॉरेक्स विद दिस, क्योंकि इनके रेट बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव होते हैं. हालांकि इनका अनलोडिंग प्रोसेस भी बिल्कुल इसकी तरह ही, ये बुक माई फॉरेक्स का थ्रू ही की तरह ही ईजी था. डायरेक्टली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट मेरा अनलोड हो गया था पैसा. रेट्स नॉन कॉम्पिटिटिव थे ICICI बैंक के, लेकिन रेट्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो बाकी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था. सो द बेस्ट कार्ड इज़ दिस, द वर्स्ट कार्ड इज़ दिस. सो नेक्स्ट टाइम जब आप फॉरेक्स बुक करने जाएं तो आँख बंद करके बुक माई फॉरेक्स में जाइए. एक कार्ड अपने नाम लीजिए, एक अपने वाइफ के नाम लीजिए. अगर आपकी डॉटर या सन जो है एडल्ट है तो उनके नाम पे भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज़ मेरा ये कहना होगा कि अगर आप लोग एक छोटी फैमिली जा रहे हैं तो कम से कम 2 कार्ड ज़रूर लेके जाइए, एक खुद के नाम पे, एक वाइफ के नाम पे. एंड डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द वन बास्केट. नेवर एवर कीप मेजर करेंसी अमाउंट इन वन थिंग, विच आई फेस द प्रॉब्लम. मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इंडस IND की वजह से. हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी सिंगापुर में, हम नहीं कर पाए, हमारे पास फॉरेक्स की कमी पड़ गई.
और हमें वापस आना पड़ा। लेकिन लकीली हमारे पास 3 कार्ड था, तो बाकी कार्डों ने मुझे हेल्प किया। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इमरजेंसी भी रखा था, तो इमरजेंसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, इन दोनों कार्ड ने ही मुझे हेल्प कर दिया, हम लोग सकुशल आ गए। तो नेवर एवर बैंक ऑन वन कार्ड एंड डोंट बाय फॉरेक्स विद इंडस IND. I'm telling you, you'll be in a great mess. Thank you very much. Thank you for watching my videos. If you like my videos, these videos I'm uploading at my YouTube channel as well as my daughter's YouTube channel. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरी डॉटर की YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसका जो ID है वो कुछ इस तरह से है, Rhythms World 2013 @Rhythms World 2013। अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं उनके चैनल पे, मेरी डॉटर के चैनल पे, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। We make a lots of efforts and pain to make these videos for you people. Please give us a little credit to the efforts we are making here. Do us this favor to us, small favor. It will not cost you any penny, any single penny, whether you watch our videos or not. But please do subscribe. We badly need your help. Thank you very much.